नजरों से देखते हुए क्रिस्टोफर ने फिर पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो? क्रिस्टोफर के मुंह से ऐसी घिनौनी बात सुनकर अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। ये कहने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर को धकेलते हुए अपने कदम अपने बेडरूम की ओर आगे बढ़ाए। तभी क्रिस्टोफर ने फिर से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? यहाँ तुम मेरे कब्जे में हो। मेरे कहने पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्रिस्टोफर के माथे पर पसीना देखकर अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, डर यहाँ किसे लग रहा है ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। ये बिल्डिंग तुम्हारी है, ये इलाका तुम्हारा है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे तुम्हारे आदमी हैं। मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तुम्हारे चेहरे की परेशानी इस बात का सबूत है। अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर के सिर पर जुनून सवार हो गया। अपना एक हाथ जोर से दीवार पर मारते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, किस मिट्टी की बनी हो तुम? आखिर तुम टूटकर बिखरना क्यों नहीं जानती? क्या तुम्हें इस बात का भी डर नहीं कि अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी और अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अलेक्जेंडर को मार दूंगा? अलेक्जेंडर को मारने की धमकी सुनने के बाद अनिका कुछ देर तक क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका ने बड़े ही कैजुअली क्रिस्टोफर की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने अलेक्जेंडर को खरोंच भी पहुंचाई तो दूसरे ही पल में तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जिसके बारे में तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी सांसें तब तक चलेंगी जब तक अलेक्जेंडर सुरक्षित है, लेकिन अगर अलेक्जेंडर को तुमने एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे शरीर में इतने जख्म दूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि उठूं तो उठूं कहां से। अनिका ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, कुछ देर तक क्रिस्टोफर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। फिर अचानक ही जोर जोर से ताली बजाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, वाह, डायलॉग मारना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा हुआ तुम फिल्मों में काम नहीं करती, वरना सारे हीरो लोगों की छुट्टी कर देती तुम। मगर चलो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे अच्छा लगा। अब मेरा भी कॉन्फिडेंस सुन लो। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम अपनी मर्जी से अपने आप को मेरे हवाले कर दोगी, और जिस अलेक्जेंडर के लिए तुम इस वक्त मुझे मारने की धमकियां दे रही हो, उसी अलेक्जेंडर की खातिर मैं तुम्हें एक दिन अपने सामने झुका दूंगा और तुम अपनी मर्जी से मेरे बच्चे की माँ बनोगी। अनिका से ये बात करने के बाद क्रिस्टोफर सीधा अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाने के बाद कुछ देर तक क्रिस्टोफर तेज सांसें लेता हुआ कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा। क्रिस्टोफर का कमरा खास तौर से डिजाइन किया गया था। भले ही ये पूरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन लग रही थी, मगर क्रिस्टोफर का कमरा आधुनिक तकनीक से भरपूर था। इंटरनेट से लेकर सैटेलाइट फोन्स तक हर सुविधाएं क्रिस्टोफर के कमरे में मौजूद थीं। कुछ देर तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद तेज सांसें ले रहा क्रिस्टोफर अचानक ही अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा रह गया। वो घूर घूर कर अपने आप को आईने में देखने लगा। आईने में देखते हुए क्रिस्टोफर अपने आप से बातें करते हुए कहने लगा, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अपना ही सवाल सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज में थोड़ा और गुस्सा लाते हुए अपने आप से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की मेरी कही हुई बात मानती क्यों नहीं है। फिर अचानक अपनी जेब से चश्मा निकालकर पहनने के बाद क्रिस्टोफर ने अपने आप से कहा, अगर नहीं मान रही है तो तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? उसे अपने हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? इस बार क्रिस्टोफर की आवाज में काफी नरमी थी, मगर अपनी ही ये बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने फिर से अपने चेहरे से चश्मे निकालते हुए अपने आप को आईने में गुस्से से देखते हुए कहा, अकेला छोड़ दूं से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उस लड़की के सामने हार मान लूं? तुम कमजोर हो मगर मैं नहीं। मैं किसी के सामने हार नहीं मान सकता। अपने आप से बातें कर रहे क्रिस्टोफर की आंखें कभी लाल हो जाती तो कभी एक ही सेकंड में क्रिस्टोफर की आंखें काफी शांत नजर आने लगती। पहले आईने के सामने खड़ा हुआ शरीर सिर्फ एक ही था,
मगर अगर कोई इस वक्त कमरे के बाहर खड़ा क्रिस्टोफर की बातें सुनने की कोशिश करता तो उसे ऐसा ही लगता कि कमरे के अंदर दो लोग आपस में बहस कर रहे थे। फिर अचानक आईने के सामने खड़े क्रिस्टोफर ने अपने आप को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसमें सारी गलती मेरी ही है। ये मत भूलो कि ये औरत सालों पहले तुम्हारी हो सकती थी, मगर तुम्हारी बेवकूफी के कारण ये तुम्हारे हाथ से चली गई है। फिर अचानक वापस अपने चेहरे से चश्मे निकालते हुए क्रिस्टोफर ने आईने की तरफ उंगली करते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम बड़े भोले बन रहे हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुमने कभी इस लड़की की चाहत की ही नहीं है। उस लड़की को रिजेक्ट करने में जितना कसूर मेरा था उतना ही कसूर तुम्हारा भी था। फिर अचानक क्रिस्टोफर की आवाज नरम हो गई और नरम आवाज में क्रिस्टोफर को उसके ही सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे उस वक्त भी कहा था कि भले ही ये लड़की मोटी है मगर इस लड़की में जरूर कोई बात है। उसका स्वभाव, उसके बोलने का तरीका उस लड़की को आम लड़कियों से कुछ खास बनाता था। मगर नहीं, तुम्हें तो रूप रंग चाहिए था। दरअसल इस वक्त तुम अपने आप से नाराज हो क्योंकि तुमने उस वक्त सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़की जिसे तुम इस तरह से रिजेक्ट कर रहे हो वो एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी। वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएगी। जैसे ही क्रिस्टोफर ने आईने के सामने खड़ी अपनी ये बात सुनी, उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा एक लकड़ी का बॉक्स उठाया और जोर से कांच पर दे मारा। कांच जगह जगह से टूट गया। क्रिस्टोफर को एक ही जगह अपने ही 10 अलग अलग रूप दिखने लगे। क्रिस्टोफर को ऐसा लग रहा था जैसे 10 अलग अलग क्रिस्टोफर आपस में एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तभी आईने के सामने खड़े क्रिस्टोफर ने सभी लोगों को शांत कराते हुए कहा, बस करो तुम लोग। तुम लोगों का शोर सुन सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। ये मत भूलो कि अभी भी उस लड़की को झुकाने के लिए मेरे पास एक जरिया है। उस लड़की को अपनी बात मनवाने के लिए मैं उसके बेटे अलेक्जेंडर का उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं उसके गले पर चाकू रख दूं तो ना चाहते हुए भी अनिका को वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। उसे अपने आप को मुझे सौंपना ही पड़ेगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे मेरे बच्चे की मां बनना होगा। तभी क्रिस्टोफर के अंदर समाये आशीष ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की के साथ तुम इस तरह से सुलूक नहीं कर सकते। क्रिस्टोफर ने आशीष की आवाज पर हावी होते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम चाहो तो भी मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि तुम एक कमजोर और लाचार इंसान हो। उस बूढ़े किंग के सामने भी तुम कमजोर थे, आज भी कमजोर हो और हमेशा कमजोर ही रहोगे। तभी आशीष ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो, किंग से तुम भी नफरत करते थे और मैं भी नफरत करता था। तुम ये भूल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेशक हमारे सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं मगर हमारे विचार कैसे अलग हो सकते हैं। तुम उस लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हालांकि क्रिस्टोफर और आशीष दोनों एक ही शरीर में रहते थे मगर दोनों ही बूढ़े किंग से बहुत नफरत करते थे। बूढ़े किंग ने अपनी ही सैकड़ों औलादों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया था और तब से लेकर अब तक चाहे आशीष हो या क्रिस्टोफर, बूढ़े किंग से दोनों ही नफरत करते आए थे। और इसीलिए जब बूढ़े किंग ने ये प्लानिंग की कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बाद किंग की बची हुई इकलौती औलाद यानी कि आशीष के साथ अनिका का रिश्ता बनाया जाए और अनिका को बूढ़े किंग की इकलौती औलाद के बच्चे की मां बनाया जाए, तब आशीष और क्रिस्टोफर दोनों ने ये बात मंजूर नहीं की। दोनों ने बूढ़े किंग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए बूढ़े किंग से अपना रिश्ता तोड़ दिया। बूढ़ा किंग किसी भी तरह चाहता था कि अनिका के पेट में जो बच्चा पहले हो वो बूढ़े किंग का ही वंशज हो और इसीलिए बूढ़े किंग ने सारी प्लानिंग की और अनिका को रोहित मारवा के बच्चे की मां बनाया, जिसके बाद अनिका पूरी तरह से बदल गई। अनिका के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था उसे देखकर क्रिस्टोफर और आशीष दोनों ही हैरान हो गए थे। क्रिस्टोफर को अपनी गलती का एहसास हुआ जबकि आशीष अनिका के प्यार में गिर गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस हुई थी और वो बहस कई बार हाथापाई में भी बदल गई थी। एक ही इंसान जब अपने साथ हाथापाई करता था वो नजारा अगर कोई देख लेता तो काफी भयानक नजर आता।
मगर अक्सर क्रिस्टोफर और आशीष के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो 4 दीवारी के भीतर हुई थी, जहां कोई और मौजूद ना हो। आज भी आशीष अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर को रोकना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। क्रिस्टोफर को रोकने के लिए आशीष ने अपने ही एक हाथ से अपना ही गिरेबान पकड़ लिया। तभी क्रिस्टोफर ने दूसरे हाथ से आशीष का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और अपने ही हाथों से अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारने लगा। कुछ देर तक आशीष और क्रिस्टोफर के बीच हाथापाई चली और उस हाथापाई में जख्मी हुआ शरीर झटके से जमीन पर गिर पड़ा। क्रिस्टोफर का कमरा कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि क्रिस्टोफर के कमरे के अंदर जो भी बातचीत चल रही हो वो बाहर कोई नहीं सुन सकता था। उसके कमरे की दीवारों को साउंड प्रूफ बनाया गया था। कमरे के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी मौजूद थी। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्रिस्टोफर अक्सर इस कमरे का इस्तेमाल किया करता था। अपने आदमियों को जरूरी और खुफिया जानकारी पास करने के लिए क्रिस्टोफर इसी कमरे का इस्तेमाल करता था और इसलिए इस कमरे को इतना हाईटेक बनाया गया था। मगर आज जब क्रिस्टोफर अपने ही साथ खतरनाक हाथापाई में उतर आया था, तब उसे बचाने के लिए कमरे में कोई मौजूद नहीं था। अपने ही साथ मारपीट कर रहे क्रिस्टोफर की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कमरे में साउंड प्रूफिंग की वजह से क्रिस्टोफर की आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी। जमीन पर पड़े क्रिस्टोफर के मुंह से लगातार खून निकल रहा था। धीरे धीरे क्रिस्टोफर की सांसें भी धीमी पड़ती जा रही थी। फिर अचानक ही क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें खोली और अपने ही शरीर को एक हाथ से सहारा देते हुए क्रिस्टोफर ने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया। क्रिस्टोफर जब इस बार आईने के सामने लौटा तो क्रिस्टोफर को अपनी ही 10 अलग अलग इमेज आईने के हर टुकड़े में दिखाई दे रही थी। मगर आईने में नजर आ रहे क्रिस्टोफर के हर चेहरे में एक बात कॉमन थी, चेहरे से लगातार बह रहा खून। क्रिस्टोफर ने धीरे से अपनी जेब से अपना चश्मा निकाला और उन्हें साफ करके अपनी आंखों पर चढ़ा लिया। इस वक्त आईने के सामने जो शख्स खड़ा था वो क्रिस्टोफर नहीं बल्कि आशीष था। अपने चेहरे से खून साफ करते हुए आशीष ने फर्स्ट एड किट से कुछ दवाइयां निकाली और अपने आप को पट्टियां लगाना शुरू कर दिया। वहां क्रिस्टोफर के इस अजीब से मकान से कुछ किलोमीटर दूर गांव के बाहर एक सब्जी मंडी थी। तीनों देश की बॉर्डर पर बनी इस सब्जी मंडी में आने जाने वाली ट्रकें रुकती और गांव के लिए जरूरी सामान सप्लाई करती। विजया खरीदारी के बहाने इसी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचती थी। अलग अलग छोटे छोटे ट्रक में अलग अलग सब्जियां लादी गई थी और उनके बाहर खड़ा ट्रक का ड्राइवर गांव के लोगों को सब्जियां बेच रहा था। विजया अभी एक एक करके हर ट्रक और टेम्पो वाले के पास जाकर बारी बारी से जरूरी सामान खरीद रही थी। फिर अचानक मंडी के बीचों बीच खड़े एक ट्रक के पास जाकर विजया ट्रक ड्राइवर के साथ नेगोशिएशन करने लगी। उस ट्रक ड्राइवर के साथ बातें करते हुए विजया बड़ी ही सावधानी से अपने आसपास देख रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि क्रिस्टोफर का कोई आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा था, तब उसने अपने सामने खड़े ट्रक ड्राइवर से कहा, मैडम बिल्कुल सेफ हैं। मैडम ने आपके लिए एक खास मैसेज भेजा है। मैडम ने कहा है कि जब तक वो ना कहें आप अपनी तरफ से कोई कदम मत उठाइएगा, वरना अलेक्जेंडर की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। विजया के सामने जो ट्रक ड्राइवर खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था। जब विजया ने रोहित से कहा कि अनिका बिल्कुल सेफ थी, तब रोहित ने चैन की सांस ली। रोहित देख पा रहा था कि विजया काफी बेचैन लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित से कुछ कहना चाह रही थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रोहित ने विजया से कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों के मैसेज का इंतजार करूंगा, मगर तुम भी अनिका को इतना कह देना कि मैं अपने आदमियों के साथ अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं। उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विजया ने टेबल पर रखी सब्जियों को एक एक करके छांटना शुरू किया और रोहित की बातों के जवाब में हाँ में अपना सिर हिला दिया। रोहित देख पा रहा था कि विजया अपना मैसेज देने के बावजूद वहां से जा नहीं रही थी। जरूर कोई ऐसी बात थी जो विजया रोहित को बताना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को वो बात कैसे कहे। रोहित ने विजया से पूछा, क्या तुम किसी टेंशन में हो? क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? रोहित की बात सुनने के बाद विजया ने ना में अपना सर हिलाया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर विजया का काम पूरा हो गया था तो वो जल्द से जल्द वापस क्यों नहीं लौट रही थी, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक एक जगह पर खड़ी रहती तो हो सकता है कि क्रिस्टोफर के आदमियों को विजया पर शक हो जाए, और ऐसा करना खतरे से खाली नहीं था।
तभी विजया ने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आपको वो बात बतानी चाहिए या नहीं। रोहित ने तुरंत यहाँ वहां देखते हुए विजया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, अगर वो बात अलेक्जेंडर और अनिका से जुड़ी है तो तुम्हें जरूर मुझे बतानी चाहिए। विजया ने रोहित की बात सुनने के बाद एक लंबी सांस छोड़ी और रोहित से कहा, सर, मैंने उस बिल्डिंग में एक ऐसी बात सुनी जिसे सुनने के बाद मैं काफी डिस्टर्ब हो गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये बात सुनकर कैसा लगेगा, मगर मुझे लगता है कि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। विजया ने यहाँ वहां देखकर कंफर्म कर लिया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसके बाद एक छोटी सी प्लास्टिक के बैग में सब्जी रखते हुए विजया ने रोहित से कहा, सर, मैंने मैडम और क्रिस्टोफर को आपस में बातें करते सुना था। क्रिस्टोफर ने मैडम को धमकी दी है कि अगर मैडम अलेक्जेंडर की जान बचाना चाहती हैं, तो मैडम को क्रिस्टोफर के बच्चे की मां बनना होगा, तभी क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर बाबा को छोड़ेगा। विजया की ये बात सुनते ही रोहित ने गुस्से से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। रोहित ने अपने हाथों में एक बड़ी सी लौकी पकड़ रखी थी। रोहित ने इतनी जोर से अपनी मुट्ठियां कसी कि वो लौकी रोहित के हाथ में ही टूट गई। रोहित के चेहरे पर गुस्सा देखकर विजया अभी काफी घबरा गई थी। विजया ने रोहित को शांत करने के लिए तुरंत रोहित से कहा, मगर सर, आप घबराइए नहीं, मैडम कमजोर नहीं है। मैडम भी काफी डटकर क्रिस्टोफर का सामना कर रही हैं। मैडम ने क्रिस्टोफर की शर्त मानने से मना कर दिया है। विजया की ये बात सुनते ही रोहित के चेहरे का गुस्सा कुछ कंट्रोल होता हुआ नजर आने लगा। मगर रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर काफी खतरनाक इंसान था। अनिका ने अभी तो अपने आप को क्रिस्टोफर से बचा कर रखा था, मगर रोहित नहीं जानता था कि कितनी देर तक अनिका बिना किसी सहारे के अकेले क्रिस्टोफर का मुकाबला कर सकती थी। मगर रोहित ये भी जानता था कि अगर अनिका ने रोहित और उसके आदमियों को अटैक करने से रोक रखा था, तो इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। इसलिए अपने सामने खड़ी विजया के हाथ में सब्जी की एक थैली पकड़ाते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और अनिका पर नजर रखो। उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुरंत मुझ तक मैसेज पहुंचाना। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। रोहित के हाथ में झूठ मूठ कुछ पैसे थमाकर विजया वहां से चली गई। विजया के जाते ही ट्रक के पीछे से चिराग मेहता और अब्दुल आम सब्जी वाले के भेष में बाहर निकले और रोहित के पास आकर धीमी आवाज में कहने लगे, बॉस, अब क्या करना है? क्या हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए? खासकर अब्दुल की आंखों में काफी जुनून नजर आ रहा था। अब्दुल ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसते हुए रोहित से कहा, बॉस, भाभी वहां पर अकेली उस शैतान का सामना कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि हमें उन बदमाशों के अड्डे पर अटैक कर देना चाहिए। हमारे सारे आदमी भी तैयार हैं। हमारी पूरी फौज अगर मिलकर क्रिस्टोफर के अड्डे पर हमला करेगी तो मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी। मगर भाभी को ज्यादा देर तक उस शैतान का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं वो पागल सरफिरा कब किस वक्त क्या कर बैठे। अब्दुल काफी गुस्से में आकर ये सारी बातें कर रहा था, मगर अब्दुल की बातों का रोहित पर उल्टा असर हो रहा था। रोहित के चेहरे पर अनिका के लिए चिंता बढ़ने लगी थी। जब चिराग ने रोहित के चेहरे पर परेशानी नोटिस की तो चिराग ने अपनी आंखों के इशारे से अब्दुल को बोलने से रोक लिया और अपने बॉस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बॉस, मुझे नहीं लगता कि हमें जल्दबाजी में कोई कदम उठाना चाहिए। अगर अनिका मैडम ने कहा है कि उनके इशारे से पहले हमें अटैक नहीं करना, तो जरूर उन्होंने कुछ सोच समझ कर कहा होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैडम को, और फिर विजया भी काफी होशियार लड़की है। कुछ दिनों की बात है, आई एम श्योर मैडम वहां पर सब कुछ संभाल लेंगी। और रही बात यहाँ की, तो हमारे आदमी पूरी तरह से रेडी हैं। मैडम का इशारा मिलते ही हम बिना वक्त गवाए उनके अड्डे पर अटैक कर देंगे। रोहित को चिराग की बातें काफी लॉजिकल लग रही थीं। हालांकि रोहित के मन में अनिका के लिए चिंता बढ़ रही थी, मगर वो जानता था कि अनिका काफी समझदार थी। क्रिस्टोफर से लड़ने के लिए अनिका ने भी कोई तरकीब जरूर सोच रखी होगी। बड़ी ही सावधानी से विजया उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंची जहां क्रिस्टोफर ने अनिका को बंदी बनाकर रखा था। उस पुराने से दिखने वाले अंडर कंस्ट्रक्शन मकान के अंदर दाखिल होने के बाद विजया बड़ी ही सावधानी से यहाँ वहां देखने लगी। जब उसे इस बात का पूरी तरह से यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा करते हुए नहीं आया था, तब उसने राहत की सांस ली। बाजार से सब्जी और बाकी सामान जो विजया ने खरीदा था वो कितना भारी था, इस बात का एहसास विजया को अब जाकर हुआ था। पूरी
पूरे रास्ते में डर और सावधानी दोनों की वजह से विजया को अपने ही हाथ में पकड़े हुए सामान का बोझ महसूस नहीं हो रहा था। विजया किचन में जाकर अपना काम करने लगी। जब वो रात के खाने की तैयारियां कर रही थी, तब अचानक विजया के कानों पर किचन की खिड़की के ठीक बाहर खड़े लोगों की बातें पड़ी। हैरी अपने कुछ आदमियों से कह रहा था, अरे तुम लोग यहाँ पर दिन भर पड़े रहते हो नशे की हालत में। जरा सोचो कि हम अपने मालिक की मदद कैसे कर सकते हैं। मालिक की आंखों में साफ नजर आ रहा है कि मालिक इस लड़की को बेहद पसंद करते हैं, और ये तो इस लड़की की खुशकिस्मती है कि मालिक ने उसे पसंद किया है। मगर मालिक की दिल की इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें भी मालिक की मदद करनी चाहिए। तभी हैरी के एक आदमी ने हैरी से कहा, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। हमारे मालिक की दिल की सारी इच्छाएं आज ही पूरी हो जाएंगी। हम किस दिन काम आएंगे। हैरी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अपने आदमी से कहा, अगर तुम मदद कर सकते हो तो अब तक चुप क्यों थे, बोला क्यों नहीं। बताओ कैसे हम मालिक की मदद कर सकते हैं। उस आदमी ने हैरी की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे ऐसी बातों में हम जैसे छोटे लोग कुछ बोल भी तो नहीं सकते। अगर मालिक हमारी किसी भी बात को लेकर नाराज हो गए तब तो हमारी मौत पक्की है। मगर आप कह रहे हैं तो मेरे पास एक इलाज है जिससे मालिक की सारी फरमाइश आज ही रात पूरी हो सकती है। विजया किचन के अंदर से बड़े ही ध्यान से हैरी और उसके लोगों की बात सुन रही थी। कुछ देर तक विजया के कानों पर कोई बात नहीं पड़ी। फिर अचानक धीमी आवाज में वो आदमी हैरी से कहने लगा, मेरे पास ये एक नशे की दवा है। ये समझ लीजिए, ये किसी औरत के शरीर में जाते ही उस औरत के शरीर में ऐसी उमंगें जागने लगती हैं कि वो अपने पूरे शरीर को सामने वाले के हवाले कर देती है। अगर किसी तरह इस दवाई की 2 बूंदें भी उस औरत के शरीर में डाली जाएं, तो समझ लीजिए कि वो आज रात मालिक को इतना प्यार देगी कि अपना सब कुछ अपने मालिक पर न्यौछावर कर देगी। हैरी और उसके आदमियों की इस तरह की प्लानिंग सुनकर विजया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। तभी हैरी की आवाज विजया के कानों पर पड़ी। हैरी ने अपने आदमियों से कहा, ये हुई ना बात, इसके लिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर ये काम हो गया और हमारे मालिक की सारी इच्छाएं पूरी हुई तो तुम्हारे जिंदगी भर के नशे के पैसे मैं दूंगा। हैरी के मुंह से ये बात सुनते ही हैरी के साथी हैरी के लिए जोरदार तालियां बजाने लगे। फिर हैरी के एक साथी ने हैरी से पूछा, मगर बॉस, आप ये दवाई लेने के लिए उस औरत को मजबूर कैसे करेंगे। हैरी ने अपने आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर काम ताकत से पूरा नहीं होता तो काम दिमाग से लेना चाहिए। हम ये दवाई इस तरह से उस लड़की के शरीर में पहुंचाएंगे कि उसे पता भी नहीं लगेगा। हैरी के आदमी ने हैरी से पूछा, मगर वो कैसे बॉस। इसके बाद विजया ने काफी देर तक हैरी और उसके आदमियों के बीच होने वाली बातों को सुनने की कोशिश की, मगर खिड़की के बाहर से आने वाली आवाजें अब बंद हो गई थीं। जब विजया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। विजया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हैरी और उसके लोग कहां गायब हो गए थे। विजया की सांसें तेज हो रही थीं। उसे ये जानना था कि आखिर वो लोग क्या करने वाले थे अनिका के साथ। अनिका की इज्जत और अलेक्जेंडर की जान दोनों खतरे में थे। रोहित ने विजया से कहा था कि अगर उसे अनिका या अलेक्जेंडर की सेफ्टी में कोई भी खतरा नजर आए तो वो तुरंत रोहित को कांटेक्ट करे। विजया ने पूरी तरह से हैरी की प्लानिंग सुनी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित को कांटेक्ट करने का ये सही वक्त था भी या नहीं। किचन की खिड़की से बाहर बेचैनी से झांक रही विजया को अचानक ही कंधों पर किसी ने थपकी दी। विजया अचानक मुड़ गई और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर इतनी चौंक गई कि विजया के हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन जोर से जमीन पर गिर गया। विजया के सामने खड़ा हैरी बड़ी बड़ी आंखों से विजया को घूर रहा था। फिर अचानक नीचे पड़े हुए बर्तन को उठाकर हैरी ने विजया को थमाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। विजया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हैरी को क्या जवाब देती, इसलिए अचानक ही विजया ने सीलिंग पर लगे पंखे की ओर देखा और हैरी से कहा, अरे वो पंखा बंद है ना, मुझे काफी सफोकेशन हो रहा था। अचानक माथे से पसीना बहने लगा, इसलिए खिड़की के पास आकर ताजी हवा लेना चाहती थी। अचानक तुमने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गई। हैरी ने विजया की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए विजया से कहा, आज रात को क्या बना रही हो खाने में। विजया ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए हैरी से पूछा, आप ही बताइए क्या बनाना है।
हैरी ने अपने हाथों में एक छोटी सी शीशी पकड़ रखी थी, जिसे अपने हाथों में ही उछालते हुए कुछ देर सोचने के बाद हैरी ने विजया से कहा, एक काम करो, खाने में तुम्हें जो पसंद हो वो तुम बनाना, मगर इतना याद रखना कि खाने के पहले सूप जरूर सर्व करना। विजया को ये कहने के बाद हैरी अपने हाथों में पकड़ी हुई शीशी को उछालते हुए कुछ देर तक शीशी को देखता रहा। हैरी के चेहरे के हाव भाव देखकर विजया समझ गई थी कि हैरी क्या करना चाहता था। विजया अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अब वक्त आ गया था जब वो रोहित और उसके आदमियों को अलर्ट कर दे, मगर हैरी और हैरी के लोग किचन से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। विजया को सूप बनाने का हुक्म देने के बाद हैरी और उसके लोग वहीं किचन में खड़े खड़े विजया को काम करते हुए देखते रहे। लगभग 1 घंटे तक विजया किचन के अंदर काम करती रही और हैरी और उसके लोग विजया को काम करते हुए देखते रहे। टोमेटो सूप जब तैयार हुआ तब हैरी ने उस टोमेटो सूप को एक बाउल में भरा और चम्मच से सूप चखने के बाद विजया से कहा, वाकई में बहुत बढ़िया बना है सूप। अब जाओ, सारा खाना टेबल पर सजा दो, कुछ ही देर में मालिक डिनर करने के लिए नीचे आएंगे। जैसे ही विजया डिनर सर्व करने की तैयारियां करने लगी, अचानक विजया ने देखा कि हैरी ने अपनी जेब से वही शीशी निकाली और शीशी से 3-4 बूंदें सूप के बाउल में डाल दी। विजया नहीं जानती थी कि वो हैरी की प्लानिंग को आगे बढ़ने से कैसे रोके।